नमस्कार। यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए खास तौर पर तैयार इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज 6 अगस्त 2025 के कुछ ज़रूरी समसामयिक घटनाओं मतलब पार्ट 1 पर हम गहराई से बात करेंगे। और हाँ, ये भी हो सकता है कि कुछ विषयों पर हमने पहले भी बात की हो, तो ये एक तरह से दोहराव या रिवीजन का भी अच्छा मौका बन सकता है। हमारे पास आज देखिए संसदीय समिति की रिपोर्ट्स हैं, कुछ सरकारी पहले हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और दूसरी ज़रूरी खबरें भी हैं। हमारा मकसद है कि इनसे सबसे काम की जानकारी निकालें और समझें कि ये क्यों ज़रूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर संक्षेप में 23 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री की साइप्रस यात्रा हुई। खैर आगे बढ़ते हैं। एक अहम मुद्दा है ESG मतलब एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस मानक। इस पर वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति की कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें आई हैं। ये ESG आजकल इतना क्यों सुनाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल। ESG मानक असल में किसी कंपनी के आप कह सकते हैं गैर वित्तीय पहलू मापने का तरीका है, जैसे पर्यावरण पर क्या असर है, सामाजिक जिम्मेदारियां कैसी हैं वगैरह। समिति ने इसमें कुछ बड़ी चुनौतियां भी बताई हैं, जैसे एक तो ग्रीन वॉशिंग का खतरा। ग्रीन वॉशिंग मतलब दिखावा ज्यादा काम कम। हाँ बिल्कुल। कंपनियां दावा तो करते हैं कि वो पर्यावरण के लिए बहुत कुछ कर रही हैं, पर असल में शायद उतना नहीं। फिर अलग अलग सेक्टर्स में इसे लागू करने में भी मतलब एक रूपता नहीं है, और खासकर छोटे व्यवसायों MSMEs के लिए इसे अपनाना काफी मुश्किल है। अच्छा, और कानूनी तौर पर क्या स्थिति है? कंपनी एक्ट में इसका जिक्र है? देखिए, सीधे तौर पर कंपनी अधिनियम 2013 में ESG शब्द का जिक्र तो नहीं है। हाँ, कुछ पहलू जैसे CSR या ऊर्जा संरक्षण वो कहीं ना कहीं इससे जुड़े हैं, पर स्पष्ट रूप से नहीं। तो फिर समिति ने क्या रास्ते सुझाए हैं इन चुनौतियों से निपटने के लिए? मंत्रालय मतलब MCA के तहत एक अलग से ESG निगरानी संस्था बनाने की बात है। अच्छा, निगरानी के लिए अलग बॉडी। हाँ, जो देखे कि कंपनियां सही जानकारी दे रही हैं या नहीं, और ये ग्रीन वॉशिंग वगैरह पर नजर रखे। दूसरा, कंपनी एक्ट में बदलाव करके ESG को एक स्पष्ट कानूनी आधार देना। तीसरा, अलग अलग सेक्टर्स के लिए खासकर MSMEs की जरूरत के हिसाब से गाइडलाइंस बनाना। और चौथा, जैसे ऑडिट कमेटी होती है वैसे ही स्वतंत्र ESG समितियां बनाना। मतलब ये मौजूदा पहलों को और मजबूत करेगा, जैसे BRSR वगैरह। हाँ बिल्कुल। BRSR यानी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, जिसके तहत टॉप कंपनियां रिपोर्ट करती ही हैं, ये सिफारिशें उसे और प्रभावी बनाएंगी। ठीक है, ESG से आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक वाहनों यानी EVs की तरफ। नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है $200 बिलियन के EV अवसर पर, और साथ में भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स IMMIB। इसमें क्या खास है? हाँ, इस रिपोर्ट में मौके तो बहुत बताए हैं, लेकिन चुनौतियां भी साफ हैं। जैसे वाहनों की फाइनेंसिंग, खासकर ई-बस और ट्रक के लिए, वो अब भी एक मसला है। फाइनेंसिंग की दिक्कत। हाँ, और चार्जिंग स्टेशंस भी मतलब हैं तो सही पर उतने नहीं हैं, और उनका इस्तेमाल भी उम्मीद से कम हो रहा है। लोगों में भी अभी EV की परफॉर्मेंस को लेके थोड़ी हिचक है, जागरूकता की कमी है। तो इसका हल क्या है? सिर्फ सब्सिडी काफी है या कुछ और भी करना होगा? रिपोर्ट तो यही कहती है कि अब सिर्फ प्रोत्साहन यानी सब्सिडी से बात नहीं बनेगी, कुछ नियम यानी अधिदेश या मैंडेट्स लागू करने होंगे। मैंडेट्स जैसे कंपनियों या सेक्टर्स के लिए जीरो एमिशन वाहन अपनाने के लक्ष्य तय करना, फिनेंसिंग के लिए कम ब्याज वाले लोन, बैटरी या पूरी गाड़ी लीज पर देने जैसे मॉडल्स। इससे शुरुआती लागत कम हो सकती है ना? हाँ, ये तो है। और कुछ शहरों में तो 100% ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य रखने की भी बात है। और वो जो इंडेक्स है IMI, वो राज्यों की प्रगति को 3 पैमानों पर मापता है। कितना ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक हुआ, इसका वेटेज 50%, चार्जिंग इंफ्रा कितना तैयार है 30%, और EV रिसर्च में राज्य कहाँ है 20%। अच्छा, अब जरा हम आर्थिक मोर्चे पर जी एक और खबर देखते हैं। जी गिफ्ट सिटी जी गुजरात में जो भारत का पहला IFSC है। जी संसदीय समिति ने कहा है कि ऐसे और केंद्र बड़े मेट्रो शहरों में भी बनने चाहिए। इसका क्या मतलब है? हाँ, गिफ्ट सिटी जो 2015 में SEZ के तौर पर शुरू हुई थी जी, वो भारत को ग्लोबल फाइनेंस मैप पर लाने की एक बड़ी कोशिश है। ये विदेशी मुद्रा में लेन देन की सुविधा देता है, टैक्स और नियमों में काफी छूट के साथ। समिति का मानना है कि अगर ऐसे ही सैटेलाइट केंद्र या फिनटेक क्लस्टर मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में बने, तो वित्तीय सेवाओं का फायदा ज्यादा जगहों तक पहुंचेगा। मतलब समावेशी विकास होगा, जैसे चीन में है शायद, कई फाइनेंशियल सेंटर्स हैं वहां। बिल्कुल ठीक वैसा ही। ठीक है।
अर्थव्यवस्था से अब रक्षा क्षेत्र की ओर चलते हैं। आईआईटी मद्रास में अग्निशोध नाम से एक नया आईआईटी मद्रास भारतीय सेना रिसर्च सेंटर शुरू हुआ है। फोकस है स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण। रक्षा में आत्मनिर्भरता आजकल इतनी जरूरी क्यों हो गई है? देखिए, रक्षा में आत्मनिर्भरता और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जरूरत तो हमेशा से थी, पर अब और बढ़ गई है। दुनिया भर में मिलिट्री खर्च बढ़ रहा है, पड़ोसियों से चुनौतियां हैं ही, और फिर युद्ध के नए तरीके आ गए हैं, साइबर, स्पेस, एआई। सरकार ने भी इसे समझा है और आईडेक्स, सृजन पोर्टल, मेक प्रोजेक्ट्स, एफडीआई नियमों में ढील, ऐसे कई कदम उठाए हैं। और इसका असर दिख रहा है। हाँ, असर तो दिख रहा है। भारत का रक्षा उत्पादन बढ़ा है। पिछले वित्त वर्ष में 1.27 लाख करोड़ का था। निर्यात भी बढ़ा है, करीब 21,000 करोड़ से ज्यादा, और आयात पर निर्भरता कम हो रही है। अग्निशोध जैसी पहलें सेना और एकेडमिक संस्थानों के बीच इसी तालमेल को और बढ़ाएंगी। ये तो हुई कुछ अहम मुद्दों पर विस्तार से बात। अब कुछ और जरूरी सुर्खियां भी देख लेते हैं जल्दी से। हाँ, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मतलब पीसीबीज पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल के तहत मुआवजा लगा सकते हैं, पर तभी जब पर्यावरण को सच में नुकसान हुआ हो। अच्छा, और आयकर विभाग का पैन 2.0 प्रोजेक्ट? हाँ, वो पैन और टैन जारी करने की प्रक्रिया को तेज और बेहतर बनाने के लिए है। और वो कछुए वाली खबर? हाँ, गंभीर रूप से संकटग्रस्त एशियाई विशाल कछुआ, जो एशिया का सबसे बड़ा जमीनी कछुआ है, उसे नागालैंड के एक कम्युनिटी रिजर्व में सफलतापूर्वक फिर से बसाया गया है। ये अच्छी खबर है। बिल्कुल। और सरकार ने बॉन्ड स्विचिंग से ब्याज बचाया है। ये क्या है संक्षेप में? इसमें कम समय में मैच्योर होने वाले बॉन्ड को लंबे समय वाले बॉन्ड से बदल देते हैं। इससे सरकार पर तुरंत देनदारी का बोझ कम हो जाता है, थोड़ा व्यवस्थित हो जाता है। ठीक है। और फिलीपींस के राष्ट्रपति की यात्रा? हाँ, वो भारत आए थे। दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 75वीं सालगिरह का मौका था। और E20 पेट्रोल वाला मामला? सरकार के लिए डरने की बात नहीं। हाँ, सरकार ने कहा है कि 20% इथेनॉल मिक्सिंग, जिसे E20 कहते हैं, और 2025-26 तक पाना है, उससे जुड़े ज्यादातर डर बेबुनियाद हैं। हालांकि पुरानी गाड़ियों में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। और दक्षिण अफ्रीका में गैंडो के लिए राइजोटोप प्रोजेक्ट? वो गैंडो के सींग में बहुत कम मात्रा में सुरक्षित रेडियो एक्टिव पदार्थ डालकर उनकी ट्रैकिंग आसान बनाने की कोशिश है, ताकि अवैध शिकार रोका जा सके। अच्छा, और 2 योजनाएं भी थीं, PMVY और NMPV का समझौता। हाँ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का रजिस्ट्रेशन अभियान बढ़ाया गया है। ये पहले बच्चे पर 5,000 रुपए और दूसरी संतान बेटी होने पर 6,000 रुपए की मदद देती है। और राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड ने संकटग्रस्त औषधीय पौधों के जर्मप्लाज्म बचाने के लिए समझौता किया है। ठीक है, तो आज हमने पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, रक्षा, तकनीक, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, कई जरूरी क्षेत्रों को कवर किया। ये सब UPSC सिलेबस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, और अगर हम इन सबको जोड़कर देखें तो एक तरफ ESG और EV जैसी पहले दिखाती हैं कि भारत सतत विकास और पर्यावरण को लेकर कितना गंभीर हो रहा है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ रक्षा में अग्निशोध या गिफ्ट सिटी का विस्तार, ये भारत की आत्मनिर्भर बनने की कोशिशों और वैश्विक मंच पर उसकी महत्वाकांक्षाओं को दिखाता है। सही कहा। आज की चर्चा से एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए, भारत कैसे अपनी स्वदेशी क्षमता बढ़ाने, जैसे रक्षा में, और वैश्विक मानकों और सहयोग जैसे ESG या व्यापार में, इनके बीच एक सही संतुलन साध सकता है। ये एक बड़ा सवाल है। खैर, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये विश्लेषण आपकी तैयारी में काम आएगा। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगे तो प्लीज इसे पसंद, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। धन्यवाद।